मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं प्रियंका रोहेला आज बात करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 3 के बारे में। तो 2 यूनिट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे। तो जो आपका यूनिट 3 है, इसके अंदर आपके 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है प्रधानमंत्री, दूसरा चैप्टर है आपका संसद और तीसरा चैप्टर है आपका न्यायपालिका। तो आज हम इसमें फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री। तो जो हमारा संविधान है, संविधान के द्वारा हमारे देश में 2 प्रकार के जो प्रधान हैं उनको रखा गया है। एक होते हैं आपके औपचारिक फॉर्मल, ठीक है, प्रधान, और एक होते हैं आपके वास्तविक। जो आपके औपचारिक प्रधान होते हैं वो होते हैं आपके प्रेसिडेंट, और जो वास्तविक होते हैं वो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। मतलब जितने भी कार्य हमारे देश में किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन किए किसके द्वारा किए जाते हैं? वो प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। तो जो वास्तविक जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सारी प्राइम मिनिस्टर के हाथों में, प्रधानमंत्री के हाथों में होती हैं, ठीक है। तो संसदीय लोकतंत्र की स्थापना हमारे संविधान में हो चुकी है और इसके अंतर्गत 2 कार्यकारी मुखिया होते हैं। पहले होते हैं नाम मात्र के या औपचारिक या संवैधानिक कानूनी जो होते हैं वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति। दूसरे होते हैं वास्तविक कार्यकारी जो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री विधायिका मतलब कानून बनाने वाली संस्था जहाँ पे कानूनों का निर्माण किया जाता है। दूसरी आपकी कार्यपालिका जहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है कानूनों को। जो लोग कार्यपालिका के अंदर कार्य करते हैं वो क्या करते हैं? कानून जितने भी बनाए गए हैं विधायिका के द्वारा उनको इम्प्लीमेंट करने का कार्य करते हैं। और इन दोनों का जो वास्तविक प्रधान होता है उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। और मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच संवाद सेतु मतलब कड़ी का काम, बीच में उनको जोड़ने का काम वो भी प्रधानमंत्री का होता है। जितने भी प्रधानमंत्री के अंतर्गत मंत्री आते हैं उसके अंडर काम करते हैं जो, और राष्ट्रपति, इन दोनों के बीच में जो एक तरीके से जोड़ने का जो कार्य करता है इन दोनों को, वो भी प्रधानमंत्री का होता है। मंत्री परिषद जो होती है आपकी, मतलब बहुत सारे एक ग्रुप होता है मंत्रियों का जो प्रधानमंत्री के अंडर काम करते हैं, उसको मंत्रिपरिषद कहते हैं। उसका जो प्रधान होते हैं वो भी प्रधानमंत्री होते हैं, और जितनी भी उनकी बैठकें होती हैं उनकी जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है उसको राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, बनाया जाता है। और अगर मतलब कि बहुमत नहीं है, ठीक है, वोट उतने नहीं आए जितने होने चाहिए थे बहुमत के लिए, तो उस टाइम पे जो राष्ट्रपति होता है वो अपने स्वविवेकाधिकार, एक तरीके की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास जो संविधान में लिखित तौर पे दी गई है। मतलब अपनी सोच समझ से वो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको वो सही माने, मतलब कि जिस पार्टी ने चुनाव लड़ा है उसी पार्टी में से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको वो सही माने, अपनी समझ से उसको प्रधानमंत्री बना सकते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति की एक बहुत पावरफुल जो शक्ति है उसको दी गई है राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, संसद का भी नेता होता है, वो देश का भी नेता होता है। जिस दल से मतलब जिस पार्टी से वो चुनाव लड़के आए हैं उसका भी वह नेता होते हैं। सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का प्रतीक स्वरूप जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रधानमंत्री के लिए कहा गया है कि वास्तव में जो प्रधानमंत्री है वो संपूर्ण तंत्र की धुरी है। जितना भी हमारे देश में तंत्र कार्य करता है, सिस्टम कार्य करता है, उसका जो केंद्र है वो कौन है? प्रधानमंत्री है। भारतीय संविधान में जो प्रधानमंत्री पद है उसका 3 बार उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 74 में। तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो यहाँ पे एक बार प्रधानमंत्री वर्ड का प्रयोग हुआ। दूसरा, अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। मतलब प्रधानमंत्री उन्हें बताएंगे कि किस व्यक्ति को कौन से विभाग का, कौन से मंत्रालय का मंत्री बनाना है, या फिर किस किस को मंत्री मतलब मेन व्यक्ति बनाना है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री उनको सलाह देते हैं राष्ट्रपति को इस बारे में, जब राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री बना लिया जाता है। तीसरा आता है आपका 78। इसके अंतर्गत जो प्रधानमंत्री होता है उनका ये कर्तव्य होता है कि जितने भी विशेष रूप से कार्य किए जा रहे हैं संसद के अंदर या मंत्रियों के द्वारा, कोई भी कानून बनाया जा रहा है या फिर कोई भी कानून बनाने के बारे में सोचा जा रहा है, उन सब की सूचना जो है वो राष्ट्रपति को देंगे। कौन? प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य है। तो ये 3 आर्टिकल है आपके संविधान के अंतर्गत, आर्टिकल 74, 75 और 78, जहाँ पर प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख किया गया है, चर्चा की गई है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है आपका उप प्रधानमंत्री का। तो हमारे देश में कई बार उप प्रधानमंत्री भी चुने गए। 8 उप प्रधानमंत्री हमारे देश में चुने जा चुके हैं अभी तक।
जबकि संविधान में हमारे जो उप प्रधानमंत्री है इस पद का कोई उल्लेख नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो उप प्रधानमंत्री जो होते हैं प्रधानमंत्री की सहायता के लिए कई बार चुने जाते हैं। सबसे पहले तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिस टाइम जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने थे, तो उस टाइम पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। फिर जनता सरकार जब आई थी हमारी, मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर जगजीवन राम को, चौधरी चरण सिंह, वाई चौहान, चौधरी देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी, ये हमारे देश में अभी तक रहे जाने वाले उप प्रधानमंत्री हैं। जो प्रधानमंत्री पद के बाद, ठीक है, कैबिनेट मंत्री मतलब जो मेन मंत्रियों की ग्रुप होता है आपका, 15 से 20 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद से अलग मंत्रिमंडल एक बनाया जाता है जो मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है, जिसमें 15 से 20 मंत्री ऐसे होते हैं मेन, जिनको मेन विभाग दिए जाते हैं इम्पोर्टेंट। तो उस स्तर का ही उप प्रधानमंत्री का पद रखा गया है। अब हम जानेंगे प्रधानमंत्री की नियुक्ति और योग्यता के बारे में। तो आर्टिकल 75 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, और लोकसभा में बहुमत जितना भी मतलब जिस दल को, जिस पार्टी को बहुमत मिलता है, उसके मुखिया को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के लिए बुलाया जाता है और साथ ही साथ उनको शपथ भी दिलवाई जाती है। और जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो ऐसे में राष्ट्रपति अपनी विवेक शक्तियों का प्रयोग करके किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे वो सही समझे प्रधानमंत्री बनाते हैं। जैसे कि 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह को राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री के रूप में चुना जब किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे ही 1991 में नरसिम्हा राव को और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को। तो जो योग्यता है वो क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए वो व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री चुना जाना, उसके लिए योग्यता क्या है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी जो आयु है 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। और संसद के किसी सदन, संसद के 2 सदन हैं आपके, एक है आपका राज्यसभा, दूसरा है आपका लोकसभा। तो किसी भी एक सदन का सदस्य चुनने के लिए, मतलब सदस्य बनने के लिए जो पात्रता आवश्यक है वह उसमें होनी चाहिए, ठीक है। पात्रता रखता हो, मतलब कि इतनी 25-30 साल तक की उम्र हो उसकी, किसी भी मतलब पागल ना हो या फिर उसके ऊपर कोई कर्ज में डूबा हुआ ना हो वो व्यक्ति, किसी गंभीर आरोप में संलिप्त ना हो वो व्यक्ति। तो ये सारे जो है पात्रता होती है राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की। और अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य नहीं भी चुना हुआ है तब भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को अपने लिए सदस्यता मतलब हासिल करनी होगी राज्यसभा या लोकसभा में, तब वो अपने पद पर बने रह सकता है, अन्यथा उसको हटा दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों के बारे में कि कौन कौन से संविधान के द्वारा प्रधानमंत्री को कार्य दिए गए हैं और कौन कौन सी शक्तियाँ उनको दी गई हैं। सबसे पहले आता है मंत्रिपरिषद का गठन। ऐसे मानिए आपकी सबसे ऊपर तो आपके होते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के अंतर ही क्या होता है आपके मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है। जब कोई भी पार्टी चुनाव लड़के आती है और जीतती है, उसमें उन पार्टी के मेंबर्स के अंदर से एक व्यक्ति जो मेन होता है उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, और जो बाकी के लोग होते हैं उनको मंत्रिपरिषद का सदस्य मान लिया जाता है। मंत्रिपरिषद में आपके बहुत सारे नेता होते हैं जिनकी संख्या 60 से 70 के बीच होती है। तो उनको मतलब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कह के सलाह दे के हर व्यक्ति को, मतलब किसी न किसी व्यक्ति को किसको क्या कार्य देना है संसद के अंतर्गत, ठीक है। मतलब मंत्रिपरिषद में किस किस व्यक्ति को रखना है, किन किन को कौन कौन से मेन पद देने हैं। तो जब उनको आपस में सलाह करके, सलाह मशवरा करके बिठाया जाता है, बनाया जाता है, तो वह उसके द्वारा मतलब प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को सलाह देकर मंत्रिपरिषद का गठन करवाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका विभागों का वितरण। तो जब मंत्रिपरिषद बन गई, चुन लिए गए नेता सभी और उनकी मंत्रिपरिषद तैयार हो गई, तो उसके अंतर्गत जितने भी मतलब विभाग हमारे देश में हैं, रेल विभाग, रक्षा विभाग, गृह मंत्रालय, आपका बाल मतलब कि बच्चों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो उनका वितरण किया जाना, मतलब कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है वह भी कौन करता है, वो प्रेसिडेंट वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सलाह कौन देते हैं, पीएम ही देते हैं। प्रधानमंत्री उनको बताते हैं कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग देना है। नेक्स्ट आता है आपका संसद के उत्तरदायित्व। तो संसद के अंदर जितने भी कार्य किए जाएंगे, कोई कानून बनाया जा रहा है, कोई नीति बनाई जा रही है, कोई कानून जो पहले से बना हुआ है उसमें सुधार किया जा रहा है, तो वो सब कार्य भी किसके होते हैं, प्रधानमंत्री के होते हैं। तो ये संसद के प्रति उत्तरदायित्व होता है।
नेक्स्ट आपका आता है राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच कड़ी का कार्य। तो जितने भी मंत्रिमंडल में नेता होते हैं उनके द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उनकी सूचना प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देते हैं कि मंत्रिमंडल ने ये सभी कार्य किए, ये सब सुधार किए हैं, ये सब प्रस्ताव रखे हैं। तो उन कार्यों और सुधारों पर अगर कोई विचार राष्ट्रपति रखते हैं अपने, तो उनको उन विचारों को मंत्रियों के समक्ष रखने का कार्य किसका होता है? प्रधानमंत्री का होता है। तो इस तरीके से दोनों के बीच कड़ी का कार्य करते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आता है मंत्रिमंडल का नेता। अब एक टर्म और आता है आपका मंत्रिमंडल। तो हमने समझा कि मंत्रिपरिषद क्या होते हैं कि काफ़ी सारे जो लोग होते हैं उनको मंत्री के रूप में चुना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, जब प्रधानमंत्री उन्हें सलाह देते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद के अंदर ये एक भाग आता है आपका मंत्रिमंडल। तो इन्हीं 60-70 नेताओं में से कुछ एक नेता, मतलब 15-20 नेता चुने जाते हैं मेन जिनको जितने भी इम्पोर्टेंट विभाग हैं, जैसे रेल मिनिस्ट्री हो गई या हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, ये सब दिए जाते हैं उनको। तो इनके जो ये 15-20 मंत्रियों का जो ग्रुप होता है, इनको ही बोला जाता है मंत्रिमंडल, जो मेन लोग होते हैं। ठीक है, इनको कैबिनेट मंत्री भी बोलते हैं, जो मेन मंत्री होते हैं, जिनके पास इम्पोर्टेंट विभाग होते हैं, उनको ही मंत्रिमंडल के रूप में बोला जाता है, जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। ठीक है, तो मंत्रिमंडल का नेता भी होता है प्रधानमंत्री और उनकी अध्यक्षता करता है बैठकों की, और जितने भी इम्पोर्टेंट निर्णय हैं वो उनके द्वारा लिए जाते हैं और प्रधानमंत्री की सलाह और आदेश और निर्देश पे लिए जाते हैं। फिर आता है विभिन्न विभागों के बीच संतुलन। जितने भी हमारे देश में विभाग हैं, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके बीच में झगड़ों को सुलझाना, मतभेदों को सुलझाना, अगर उनके बीच में जैसे कोई कार्य होने वाला है और उसके ऊपर जैसे मानिए कोई दवाई बनाई जानी है, ठीक है, और वो दवाई उगाई जाएगी कृषि के द्वारा, तो एक तो कृषि मंत्रालय उसमें इंक्लूड हो गया आपका, दूसरा वो दवाई से रिलेटेड होता है, हेल्थ मिनिस्ट्री भी उसमें इंक्लूड हो गई। तो 2 मिनिस्ट्री इसके अंतर्गत कार्य कर रही है। अगर इनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई मतभेद हो जाता है, ठीक है, तो उसको सुलझाने का काम भी कौन करेंगे? प्राइम मिनिस्टर करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। उनके बीच में कैसे कार्य होना है, क्या क्या कार्य कौन करेगा, कैसे होगा, सब ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही बताया जाता है। ठीक है, तो विभिन्न विभागों के बीच संतुलन का कार्य भी प्रधानमंत्री का होता है। नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्रपति को सलाह। तो जो प्रधानमंत्री होते हैं आपके, वह राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार होते हैं और सभी कार्यों में जितने भी कार्य मतलब कि प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं, उनके लिए जो सलाह देते हैं वो प्रधानमंत्री देते हैं राष्ट्रपति को। और जितने भी मुद्दे, जितनी भी बातें, जितने भी कानून बनाए जाते हैं, उन सभी की सूचना प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है। और जो राष्ट्रपति अपने विचार उन चीज़ों पर रखते हैं और मंत्रियों के सामने राष्ट्रपति के विचारों को वापस रखने का जो कार्य होता है वो भी प्रधानमंत्री का होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका राष्ट्र के नेता के रूप में। तो देश के नेता के रूप में भी प्रधानमंत्री को ही देखा जाता है। टाइम पे जो प्रधानमंत्री होते हैं वो जनता से इंट्रोडक्शन करते रहते हैं, मतलब जनता से मिलते रहते हैं, उन्हें भाषण और रैलियों के माध्यम से बताते रहते हैं कि क्या क्या कार्य उनकी सरकार जो है वो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रधानमंत्री तथा नीति निर्धारण। तो जो प्रधानमंत्री हैं वह क्या करते हैं? सभी नीतियों का निर्धारण करते हैं, सभी कानूनों का निर्धारण करते हैं कि कौन कौन से कार्य किए जाएंगे। जैसे हमारा देश है, देश के अंदर जितने भी कार्य किए जाएंगे वो घरेलू कार्य कहलाएंगे। घरेलू नीति के अंतर्गत आपने देखा होगा गृह मंत्री उस पर कार्य करते हैं, लेकिन जो अंतिम निर्णय होता है वो प्रधानमंत्री का ही होता है। और विदेश नीति के बारे में अगर हम बात करें तो विदेश नीति पर भी किसका ही मतलब कौन देखता है उसको? वो भी प्रधानमंत्री देखते हैं। एक तरीके से विदेश मंत्री के कार्य, मतलब विदेश मंत्री के रूप में जो हेड होते हैं वो भी प्रधानमंत्री होते हैं, देखते हैं कि किस कार्य को कहाँ कब किस से मिलने जाना है, किस तरीके से कौन सा देश हम पे कैसा इम्पैक्ट डालेगा, कैसे विदेशी जो राजनीति है उसको संभालना है, वो सब कार्य भी प्रधानमंत्री के ही होते हैं। फिर होता है आपका नेक्स्ट प्रधानमंत्री तथा आपातकाल। इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, उसको रफ कर लेते हैं पहले। तो प्रधानमंत्री और आपातकाल के बारे में हम समझते हैं। जो आपातकाल है हमारे, तो हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकालों के बारे में संविधान में बात की गई है। एक होता है आपका आर्टिकल 352, नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 356 और लास्ट होता है आपका आर्टिकल 360। तो जो आपका आर्टिकल 352 है, 352 है, उसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल, तो अगर हमारे देश में कभी भी युद्ध की स्थिति बन जाए, मतलब बाहर से कोई देश के साथ युद्ध हो जाए या फिर कोई आक्रमण कर दे बाहर से,
तो उस टाइम पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, पूरे देश में एक साथ लागू होता है ये राष्ट्रीय आपातकाल। तो उस टाइम प्रधानमंत्री की भूमिका ये होती है कि जो उनकी मंत्रिपरिषद होती है वह लिखित तौर पर प्रधानमंत्री को आपातकाल के लिए एक रिपोर्ट तैयार करके देती है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास जाकर उनसे कहते हैं कि आप आपातकाल की घोषणा कीजिए। तो आपातकाल की घोषणा करने का जो कार्य है वो तो राष्ट्रपति का है, लेकिन किसकी सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। ठीक है, ऐसे ही आपका आर्टिकल 356 356 के अंतर्गत आपका राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। ठीक है, अगर हमारे देश में कोई राज्य है, ठीक है, कोई राज्य है जहाँ पर जो राज्य, जैसे मानिए कोई राज्य, जैसे अभी रिसेंट का उदाहरण हम मणिपुर या बंगाल का ले सकते हैं। तो मणिपुर में जब अव्यवस्था फैल गई थी तो हमने देखा कि वहाँ की जो राज्य सरकार है वो ठीक से अपने राज्य को संभाल नहीं पा रही है, देख रेख नहीं कर पा रही है उसकी। तो प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से कहा, उनको सलाह दी कि आप वहाँ पर इस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कीजिए। तो राष्ट्रपति शासन देश के किसी एक भाग या किसी राज्य में लागू किया जाता है जहाँ पर वहाँ की जो सरकार है, वहाँ का जो तंत्र है, अपने शासन को संभालने में जब विफल हो जाता है तो उस भाग पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 360। इसको कहते हैं हम वित्तीय आपातकाल, मतलब पैसों से रिलेटेड। तो पैसों से रिलेटेड जितना भी आपका होता है वित्तीय आपातकाल, पैसों मतलब आर्थिक तंगी आ जाए, हमारा देश कर्जे में डूब जाए, तो उस टाइम पे वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अभी तक एक बार भी हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया है, इमरजेंसी के तौर पे इसको रख लिया गया है वैसे। ठीक है, कि अगर बाय चांस ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती तो इसको लगा दिया जाएगा, अन्यथा ये हमारे देश में अभी तक नहीं लगा है, और ना ही लगे तो अच्छा है। 352 हमारे देश में 3 बार लग चुका है, चीन के साथ और पाकिस्तान की युद्ध के समय। ठीक है, मतलब कि आपका 1962 1965 जब चीन के साथ युद्ध हुआ या पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर, नेहरू जी के टाइम पे, उस टाइम हमारे देश में 352 लगाया गया था। ठीक है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि वे आपातकाल की घोषणा करें। तो यही प्रधानमंत्री और आपातकाल के बीच संबंध है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट आता है आपका विभिन्न आयोग एवं परिषद के अध्यक्ष के रूप में। तो जितने भी आपके अलग अलग आयोग हैं, जैसे आपने नीति आयोग का नाम सुना होगा, पहले हमारे देश में योजना आयोग था, लेकिन उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टाइम पे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उन्होंने योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया। तो उसके अध्यक्ष के रूप में जो मेन हेड हैं वो भी कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो सब प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं, अलग अलग आयोगों से जुड़े हुए भी। जैसे आपका अंतर्राज्य परिषद की बात करें हम लोग, अंतर्राज्य परिषद मतलब जैसे 2 राज्य हैं, मानिए 2 राज्यों के बीच में अगर कोई झगड़ा हो गया, ठीक है, तो उसको लेकर भी जो हेड होंगे, मतलब उसके जो हेड होंगे उनका मसला सुलझाने के लिए वो भी कौन होंगे? आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे। ठीक है, या फिर जल परिषद हो गया आपका, अंतर्राज्यीय जल परिषद बनाए जाते हैं अलग अलग। जैसे 2 नदियाँ अगर बह रही हैं और यहाँ पर एक स्टेट है और एक स्टेट यहाँ पर है, और वो एक ही नदी 2 राज्यों के बीच में से होकर गुजर रही है, तो इसके पानी को लेके अगर वाद विवाद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया कि कौन इसका पानी यूज़ करेगा ज़्यादा, कौन कम, तो इसको लेकर जो आपके अंतर्राज्यीय जल परिषद बनाई जाती है, तो उनके जो हेड होते हैं वो भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, जो इस चीज़ को देखते हैं कि इसका जो निपटारा है विवाद का वो कैसे किया जाएगा। तो ये जो सारे विभाग और आयोग हैं, इनके सबके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, और इन सब कार्यों को वो देखते हैं, अपनी देख रेख में करवाते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपकी अनुग्रह की शक्तियाँ, मतलब एक्स्ट्रा जितनी भी शक्तियाँ आपकी एक तरीके से जैसे आपके अलग अलग सम्मान वगैरह जितने भी हैं, जैसे हमने पढ़े थे कि हमारे देश में उपाधियों का अंत की बात कही गई है कि कोई भी उपाधि नहीं ली जाएगी, हमने मौलिक अधिकार वाले चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन विद्या और आर्मी से रिलेटेड जितने भी अवार्ड्स हैं उनको लिया जा सकता है, और बाद में इंदिरा गांधी की जो सरकार है उन्होंने अवार्ड शुरू किए थे, जैसे पद्मश्री हो गया आपका, ठीक है, पद्म भूषण हो गया या भारत रत्न हो गया, ये सब अवार्ड हमारे देश में दिए जाते हैं। तो इन सबको प्रधानमंत्री ही देखते हैं कि किन व्यक्तियों को ये दिया जाना है। दिया तो राष्ट्रपति द्वारा जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट को ये प्रधानमंत्री ही बताते हैं कि किन व्यक्तियों को ये जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे कार्य और शक्तियाँ प्रधानमंत्री की होती हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में।
तो हमने पहले ही जाना था कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, और प्रधानमंत्री जब नियुक्त हो जाते हैं तो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि किन किन लोगों को मंत्रिपरिषद के अंतर्गत रखना है। और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही जो 15-20 मेन नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, उनका एक समूह बनाया जाता है जिनको कैबिनेट मंत्री या मंत्रिमंडल कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट आपके उच्च विभाग होते हैं उनके वो जो नेता होते हैं, मंत्री होते हैं। तो जो आपका मंत्रिपरिषद होता है वो 3 तरह के मंत्री इसके अंतर्गत होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो कैबिनेट मंत्री हमने समझ लिया। मंत्रिमंडल जिसको हम कहते हैं, जिसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो मेन विभाग है उन लोगों को दिए जाते हैं, और जितनी भी बैठकें होती हैं वो सब उनमें जो मतलब हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और कैबिनेट मंत्रियों द्वारा इम्पॉर्टेंट जितने भी निर्णय उनको लिए जाता है। सेकंड आके आते हैं राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री के अंतर्गत वो मंत्री आते हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे विभाग जिन पर स्वतंत्र रूप से वो कार्य करते हैं, और जितनी भी बैठकें होती हैं कैबिनेट मंत्रियों की उनमें राज्य मंत्री भी भाग लेते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प भी करते हैं कार्यों को करने में। फिर आते हैं यहाँ पे उप मंत्री। तो राज्य मंत्रियों को और कैबिनेट मंत्रियों को सहायता देने के लिए उप मंत्री बनाए जाते हैं, ठीक है, जो उनकी सहायता करते हैं उनको कार्यों करने में। लेकिन जो बैठकें होती हैं कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जिनमें शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, लेकिन उनमें उप मंत्री जो है बैठकों में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो योजना और शक्तियों का बहुमत कैबिनेट मंत्रियों के पास ही होता है, और मंत्रिपरिषद मंत्रियों के मंत्रिमंडल का चुनाव करती है। तो ये मंत्रिपरिषद ही इनका चुनाव करती है, मंत्रिमंडल का मतलब कैबिनेट के मंत्रियों का चुनाव करती है। और देश के राष्ट्रपति को किसी भी निर्णय में सलाह देने का अधिकार केवल विधानसभा का है, जिसमें आपके ये कैबिनेट मंत्री आते हैं। वह राष्ट्रपति को देश के प्रधानमंत्री को चुनने और नए कानूनों, सुधारों को करने, आदेशों को देने, अधिनियमों को बनाने, संशोधन करने, संविधान में जितने भी आपके कानून दिए गए हैं उन्हें सुधार करने का कार्य, ये सब प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ठीक है। जिसकी सिफारिश कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है, ठीक है। मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री को बताता है और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बताते हैं। लेकिन निर्णायक मत, अंतिम जो निर्णय होता है वो प्रधानमंत्री का ही होता है। प्रत्येक मंत्रिपरिषद बैठक और विधानसभा बैठक में भाग लेना मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के लिए आवश्यक होता है। मंत्रिमंडल की बात की जाए तो कैबिनेट मंत्री, और मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो आपके राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री, ठीक है। क्योंकि संविधान में कोई भी अधिनियम हो रहा है, कोई भी मतलब कानून बनाया जा रहा है, उसमें सुधार किया जा रहा है, उसके लिए प्रस्ताव रखा जा रहा है, पक्ष विपक्ष में उसके बात कही जा रही है कि कितने नेता मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के उस बात के पक्ष में, कितने विपक्ष में है, तो उस सब पे चर्चा की जाती है बैठकों के अंतर्गत, और उनका अच्छे से क्रियान्वयन किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बारे में। जैसे हमने पहले ही जाना था, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो वास्तविक प्रधान होते हैं हमारे देश का। जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति का जो पद है वो काफ़ी गरिमापूर्ण है और काफ़ी शक्ति प्राप्त है। जैसे स्वविवेकाधिकार की उनकी शक्ति है राष्ट्रपति की, कि स्वविवेकाधिकार से अगर बहुमत प्राप्त नहीं है किसी पार्टी को तो वो अपने समझदारी से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, या आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, या किसी जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस टाइम पे उस राज्य में सिर्फ राष्ट्रपति के आदेशों का पालन किया जाता है, ठीक है। तो भारतीय राज्य प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति को जाना जाता है। संघ की कार्यकारिणी के प्रमुख होते हैं वो, साथ ही साथ संघ की जो कार्यकारिणी होती है, कार्यपालिका होती है, उसमें राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, अटर्नी जनरल मतलब कैग होते हैं, जो सारे कार्यों को देखते हैं, संसद से जुड़े हुए अकाउंट्स देखते हैं उनके, और मंत्रिपरिषद होते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे सशस्त्र बल हैं, जितनी भी हमारी आर्मी है, उसके जो हेड होते हैं वो भी राष्ट्रपति होते हैं, और प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं, सशस्त्र बलों के कमांडर के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्र की अखंडता को बनाने में, एकजुटता को बनाने में और एकता को बनाने में भी राष्ट्रपति का बहुत बड़ा योगदान होता है। और राष्ट्रपति की नियुक्ति निर्वाचन मंडल, जब कोई चुनाव आयोग है उसके अंतर्गत एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है, उसके सदस्य जो है वो राष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। और इस निर्वाचन मंडल के अंतर्गत राज्यसभा और लोकसभा में जो लोग चुन के गए हैं जनता के द्वारा, वो राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। हमारे देश में राष्ट्रपति का जो चुनाव है प्रत्यक्ष तौर पर नहीं होता। प्रत्यक्ष तौर पर कहाँ होता है? अमेरिका में होता है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो जनता के द्वारा सीधे तौर पर चुना जाता है, जबकि हमारे देश में अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अप्रत्यक्ष तौर पे कैसे? कि जब हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है, और राज्यसभा में जो लोग चुन के गए हुए होते हैं सांसद वगैरह, तो उनके द्वारा जो है किसी व्यक्ति को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आगे हम संसद वाले चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रपति को इन लोगों द्वारा चुना जाता है।
राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र होने के लिए जो व्यक्ति है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु जो है 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और लोकसभा और संसद के अन्य सदनों में चुनाव के लिए योग्य भी होना चाहिए कि किसी मतलब लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए योग्य होना चाहिए व्यक्ति और उसके खिलाफ कोई भी कानूनी मामला ना चला हुआ हो। ठीक है, ये सब योग्यता होनी चाहिए। उसके अंतर्गत भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान है हमारे अंतर्गत, और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के सहयोग और सलाह से वह कार्य करते हैं। और राष्ट्रपति मतलब अगर कोई कानून बनाया जा रहा है मंत्रिमंडल के द्वारा तो उस पर सलाह देने के लिए मतलब उनसे राष्ट्रपति उनसे कह सकते हैं कि आपने ये गलती इसमें की हुई है, या फिर इस चीज़ पे पुनः इस पॉइंट पर मतलब मानो कि कोई कानून बनाने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करी मंत्रिमंडल ने और उसमें 5-6 पॉइंट उन्होंने रखे, तो उनको अगर लगता है राष्ट्रपति को कि चौथे पॉइंट में या 5वें पॉइंट में कोई गलती है तो वो मंत्रिमंडल से कह सकते हैं कि आप इस पर एक बार दोबारा विचार कीजिए इस रिपोर्ट पर कि आपने सही बनाई है कि नहीं बनाई है। तो दोबारा से वापस ये चीज़ जो रिपोर्ट है वो मंत्रिमंडल के पास जाएगी और मंत्रिमंडल उसकी जांच करेगी और फिर दोबारा से उसको प्रेसिडेंट के पास भेजेगी। लेकिन जब दोबारा उसको चेक करके भेजेगी तो प्रेसिडेंट जो है उस फाइल पर साइन करने के लिए विवश है, चाहे उसमें मंत्रिमंडल ने कोई बदलाव किया हो या ना किया हो। ठीक है, चाहे कोई बदलाव किया हो या ना किया हो उस पर अब साइन जो है प्रेसिडेंट को वो करने ही पड़ेंगे, तो इसके लिए वो विवश होते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री, उनका दल और संसद के बारे में। तो संसद के पटल पर प्रस्तुत किए जाने वाले जितने भी विधेयक, कानून होते हैं, प्रस्ताव होते हैं, वार्षिक बजट होता है, उसमें प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है। प्रधानमंत्री की भूमिका के निर्वहन में उसके जो मतलब स्वयं का दल मतलब स्वयं की जो पार्टी होती है जिससे प्रधानमंत्री चुन के आए हैं, उनके जो सहयोगी हैं, विपक्षी दलों के जो सांसद हैं, तो उनकी क्षेत्रीय समस्या जिस क्षेत्र से वो सांसद चुन के आए हैं या उनकी व्यक्तिगत जितनी भी समस्या है उनका समाधान भी प्रधानमंत्री ही करते हैं। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं जो बताते हैं लोकसभा में कि किस व्यक्ति को कब भाषण देना है, कब बैठना है, कब उठना है, क्या क्या उसने मतलब प्रश्न पूछने हैं, वो सब कार्य लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष के साथ मिलकर ही प्रधानमंत्री क्या करते हैं, बैठकों की कार्यसूची तैयार करते हैं और जो आपका लोकसभा है मतलब सदन है उसमें व्यवस्था स्थापित करते हैं। ठीक है, और आपका अनुच्छेद 85(2) का क्लॉज 2 के अनुसार जो प्रधानमंत्री हैं वो लोकसभा को भंग करने की अनुशंसा राष्ट्रपति से कर सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री को अगर लगता है कि जो मंत्रिमंडल है वो मंत्रिपरिषद है वो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है तो वह लोकसभा को भंग करने की मतलब लोकसभा को विघटित खत्म करने के लिए उनको कह सकते हैं, राष्ट्रपति को कह सकते हैं। प्रधानमंत्री अपने दल का घोषित और अघोषित सर्वमान्य नेता होता है। दल के सदस्य प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में कार्य करते हैं और दल के कार्यक्रम जितने भी होते हैं उनका समर्थन भी करते हैं प्रधानमंत्री। और उसका दल संसद में अपना बहुमत अगर खो देता है, ठीक है, उस जो पार्टी होती है वो सदन में अपना बहुमत अगर खो देती है, सभी नेताओं के बीच में, मंत्रियों के बीच में आपस में अगर बन नहीं रही है, समन्वय नहीं हो रहा है, समझ नहीं बन रही है, तो उस टाइम अगर वो विरुद्ध हो गए हैं मतलब प्रधानमंत्री के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री उनकी सारी शक्तियाँ शून्य हो जाती हैं और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नाम से एक रिपोर्ट होती है जो प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाने के लिए पास की। तो जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद होती है अगर उनको लगता है कि प्रधानमंत्री इस टाइम सही से कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मंत्रिमंडलों की नहीं मान रहे हैं, तो जो मंत्रिमंडल होता है वह लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव नाम से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जहां पर प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो बताई जाती है और फिर प्रधानमंत्री को हटा दिया जाता है। एक तरीके से जो अविश्वास प्रस्ताव है वो प्रधानमंत्री को निरंकुश होने से रोकता है और मर्यादित भी करता है। अब हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री और गठबंधन की राजनीति का युग इनका क्या संबंध है। तो हमने देखा कि जो अगर बहुमत प्राप्त है तो प्रधानमंत्री अपने दल में से चुन के आ जाएगा और अगर बहुमत प्राप्त नहीं है तो 2-3 पार्टियां 4 पार्टियां आपस में क्या करेंगी, गठबंधन करेंगी और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। और गठबंधन की राजनीति में कार्य किस प्रकार से होते हैं इस बारे में हम जानेंगे। तो बहुदलीय व्यवस्था मतलब अलग अलग पार्टियों की व्यवस्था में गठबंधन की राजनीति प्रधानमंत्री की शक्ति एवं कार्य को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर वो सिर्फ एक पार्टी से चुन के आया कोई व्यक्ति तो वहाँ पर समझ बनी रहेगी आपस में, लेकिन अलग अलग पार्टी अगर आपस में मेल जोल हो गया तो किसी की किसी बात पे बन रही है, किसी पे नहीं बन रही है और जो प्रधानमंत्री है उसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा आपस में समझ तालमेल नहीं बन पाता है, तो उसकी शक्तियाँ और जो कार्य है वो काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं उस टाइम पे प्रधानमंत्री के, अगर अलग अलग पार्टी आपस में जुड़ के सरकार का निर्माण करती हैं। जैसे 1977 में केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार जो बनी थी आपकी गठबंधन की सरकार,
वो मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी थी। और इस टाइम जो आपका प्रधानमंत्री होता है वो उस टाइम पार्टी और पार्टी के हितों के अनुरूप प्रधानमंत्री के फैसले मतलब जो है वो लोग करवाते हैं। मतलब ऐसे मानिए कि अगर सरकार बनी तो उस टाइम दल को मतलब किसी एक पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ तो 3 पार्टियों ने मिलकर सरकार बना ली। तो जो अलग अलग पार्टी जुड़ेंगी आपस में तो वो तो अपने अपने बात कहेंगी, अपने अपने हित की बात कहेंगी। ये वाली पार्टी चाहेगी कि सिर्फ मेरे मन का कार्य हो, ये चाहेगी कि सिर्फ मेरे मन का कार्य हो, ये चाहेंगे सिर्फ मेरे मन का कार्य हो। तो जब आपस में ये लोग मिल जाते हैं तो ये लोग सोचते हैं कि पहले हमारा कार्य हो, पहले हमारा हो, पहले हमारा हो। बहुत ही कम ऐसी बातें होती हैं जिन पर तीनों का जो मत होता है, वो तीनों का जो निर्णय होता है वो एक ही होता है। बाकी उनके जो अलग अलग दिशा में, जैसे कहते हैं ना कि सबका जो माइंड है वो एक तरीके से कार्य नहीं करता, हर बात पर अलग अलग विचार होते हैं सबके। तो ऐसी ये जो तीनों पार्टियां मिलके अगर गठबंधन की सरकार बनाती हैं तो वो क्या चाहेंगी कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है तो वो पहले हमारी पार्टी की मतलब शामिल पार्टी जो है और जो पार्टी के लिए अच्छा हो, उनकी पार्टी के लिए अच्छा हो, वह प्रधानमंत्री से उस कार्य को करवाने के लिए उस पर जोर डालेंगी, उस व्यक्ति पर जोर डालेगी अब अलग अलग पार्टियां कि आप हमारे कार्य को पहले कीजिए। जो लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय भी है। और कुछ गठबंधन सरकार प्रधानमंत्री जैसे मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह हो गए, आपके नरसिम्हा राव हो गए, ये सब जो व्यक्तित्व हुए हैं मतलब इन सब के अंडर क्या हुआ था, गठबंधन की सरकारें बनी थी। तो इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री हो जाता है ना वो दुर्बल हो जाती है, उनकी स्थिति बहुत दुर्बल हो जाती है क्योंकि कोई भी एक दल जो है वो अपनी बात नहीं रख पाता है, आपस में उनमें लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो इस वजह से जो प्रधानमंत्री की छवि है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है उस टाइम पे। और भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में दर्ज ये जो जितने भी नेता हैं जो गठबंधन के टाइम पर प्रधानमंत्री बने तो ये उस टाइम पर सही से कार्य नहीं कर पाए। और वहीं दलीय बहुमत के कारण दल और जनता पर अपनी मजबूत पकड़ के कारण जो राजीव गांधी की सरकार हुई, आप अभी देख सकते हैं कि 15 साल से हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो बहुमत दल की जो सरकार है वह कार्य कर रही है, प्रधानमंत्री के रूप में वह कार्य कर रहे हैं। तो उनका बहुत मजबूती से हर फैसले को वो लेते हैं और अपने पद को संभाले हुए हैं। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की स्थिति गठबंधन सरकार में उसके व्यक्तित्व एवं जनता के साथ उसके सीधे संबंध पर भी निर्भर करती है। जैसे आप देखेंगे कि बहुमत तो था लेकिन मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी तब बहुमत तो था, लेकिन उसके बावजूद भी जो मनमोहन सिंह का जो संपर्क है वो जनता से वो सीधा उतना बेटर मतलब उतना ज़्यादा मजबूत नहीं था जितना होना चाहिए एक प्रधानमंत्री का। जैसे आपने अभी देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी का जो संपर्क है वो जनता से कितना स्ट्रांग है, जिसकी वजह से वो अपने कार्यों को बहुत ज़ोर शोर से और मजबूती से करते हैं। ठीक है, तो गठबंधन की राजनीति में क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है कि वो किस कार्य को पहले करे और किस कार्य को बाद में, क्योंकि जो भी पार्टी उस गठबंधन में जुड़ती हैं वह चाहती है कि हमारा कार्य पहले, और वो इस बात को लेकर प्रधानमंत्री पे दबाव बनाती हैं। ठीक है, निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री की शक्ति है वो असीमित है, लेकिन वह तानाशाह नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारे संवैधानिक मतलब संविधान के अंतर्गत बहुत सारे नियम कानून उसके ऊपर लगे हुए हैं और उनको वो अगर वो तोड़ता है, उनकी अवहेलना करता है तो उसका अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ सकता है। लोकमत में जवाबदेहिता मतलब लोगों के लिए अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको जवाब देना पड़ सकता है कि किस वजह से वो किस कार्य को कर रहे हैं। लोकमत में बहुमत का प्रतिबंध होता है, मतलब सभी लोग जिन्होंने उन्हें बहुमत से प्रधानमंत्री चुना है वो अपना बहुमत वापस ले सकते हैं और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी ला सकते हैं। जो मंत्री उनके मंत्रिमंडल में काम कर रहे हैं उनके द्वारा उन पर अंकुश लगाया जा सकता है। विरोधी पार्टियां मतलब विपक्ष में जो पार्टियां बैठी हैं वो उन पर दबाव बना सकती हैं। राज्य में जो मुख्यमंत्री है वो उन पर दबाव बना सकते हैं। गठबंधन में अगर हैं लोग तो अलग अलग पार्टियां जो उनमें जुड़ी होंगी वो दबाव बना सकते हैं। राष्ट्रपति उन पर अलग अलग प्रकार की जो परामर्श उनको दे सकते हैं। विरोधी दल, ठीक है, विपक्ष वाले या स्वतंत्र न्यायपालिका उन पर अंकुश लगा सकते हैं अगर वो निरंकुश होने का सोचते भी है प्रधानमंत्री तो। और निष्पक्ष चुनाव आयोग भी इन सब पर अंकुश लगाता है अगर जो प्रधानमंत्री है वो तानाशाह बनने की कोशिश करता है। तो ये सब हमारे ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से जो प्रधानमंत्री है वो अपनी शक्तियाँ मतलब उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं लेकिन फिर भी उनका वो दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो भारतीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री का पद सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पद है और उसके व्यक्तित्व अपने दल में प्राप्त स्थिति, देश की राजनीति में प्राप्त उसके दल की स्थिति मतलब उनकी पार्टी की स्थिति कैसी है देश में, उनकी खुद की जो व्यक्तित्व है उनका वो कैसा है अपने पार्टी में, और साथ ही साथ उनकी
मतलब देश में और अंतर्राष्ट्रीय मतलब विदेश में उनकी छवि कैसी है, और उसका मतलब विदेश में और देश में वो काम कैसे कर रहे हैं, उनको सफलता मिल रही है, असफलता मिल रही है, इस सब पे निर्भर करता है कि जो प्रधानमंत्री होगा उसका जो पद होगा वो कितना मजबूत होगा। भारत का प्रधानमंत्री अपनी असीम शक्तियों के बाद भी जनमत के विरुद्ध निरंकुश शासक नहीं बन सकता है। ठीक है, बहुत सारे जो अंकुश हैं वो संविधान द्वारा उन पर लगाए जाते हैं और उन पर कार्य किया जाता है। आई होप कि आपको सभी को चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। ये चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है हमारा, और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे, और 3 वीडियोस में एक एक करके हमारा जो तीनों चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर यूनिट 3 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।